एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य विषय से प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको काव्य शास्त्र की इकाई करा दी। इसके साथ जो हमारी इकाई चल रही है वो क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हमने आपको हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है विभिन्न विद्वानों द्वारा, उस संबंध में भी आपको प्रश्न दिए हैं। साथ में ही आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में जो काव्य साहित्य है या फिर कह लें पद्य साहित्य है, उस संबंध में आपको क्लासेस करा दी हैं। तो आज से क्या है, हम अपने गद्य साहित्य को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जो ये सीरीज़ है ये सिर्फ HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नहीं है, बल्कि जो UP असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन्हें अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये सीरीज़ देख सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट UGC नेट जून का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें भी क्या है, ये जो सीरीज़ है उनके लिए बेनिफिट सिद्ध होगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, छंद वर्णन की महिमा किसकी कृति है। देखिए, महत्वपूर्ण कृति है हिंदी गद्य साहित्य की, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि UGC नेट में ये कई बार पूछा गया। और देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, गंग कवि और विट्ठलनाथ में। ठीक है, तो अगर हम बात करें छंद वर्णन की महिमा किसकी कृति है, तो किसकी कृति है, गंग कवि की। ठीक, अगर हम बात करें विट्ठलनाथ की कौन सी कृति है, याद रखेंगे, श्रृंगार रस मंडन, महत्वपूर्ण कृति है ये भी पूछा जाता है कि श्रृंगार रस मंडन किसकी कृति है, तो किसकी कृति है ये, विट्ठलनाथ की। ठीक है, विट्ठलनाथ कौन थे, बल्लभाचार्य के पुत्र। अगर हम नाभादास की बात करें तो नाभादास की देखिए कृति, ये कई बार पूछी गई है कि अष्टायाम कृति किसकी है, किसकी है ये, नाभादास की। ठीक, लाला हीरालाल, अब देखिए लाला हीरालाल का नाम क्यों लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने आईने अकबरी, ध्यान रखेंगे, आईने अकबरी की भाषा बचने का नामक क्या है, पुस्तक लिखी। ठीक है, तो आपको ये रचनाएं याद होनी चाहिए। विट्ठलनाथ की श्रृंगार रस मंडन हो गई, गंग कवि की छंद वर्णन की महिमा, नाभादास के अष्टायाम और लाला हीरालाल के आईने अकबरी की भाषा बचने का। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कृति से है कि अघैन महामात्य किसकी रचना है, अघैन महामात्य किसकी रचना है, तो किसकी कृति है। ऑप्शन है बैकुंठी मणि शुक्ल, श्रुति मिश्र, दौलत राम, राम प्रसाद, निरंजनी। तो अगर हम बात करें रचना किसकी है, बैकुंठ मणि शुक्ल की। दूसरी इनकी एक और रचना प्रसिद्ध है, कौन सी है, लिख लेते हैं, वैशाख महात्म्य, वैशाख महात्म्य। देखिए, कन्फ्यूज़न कैसे होती है, जैसे अभी हमसे बोलने में हो गई, अघैन महामात्य बोल दिया, लेकिन इसका नाम क्या है, अघैन महात्म्य। ठीक है, ऐसे ही इनकी एक और कृति है, वैशाख महात्म्य। अगर हम बात करें श्रुति मिश्र की, तो श्रुति मिश्र ने खड़ी बोली में या फिर कहें हिंदी गद्य साहित्य में, गद्य में कौन सी रचना लिखी, तो कौन सी लिखी है इन्होंने, बैताल पचीसी। अब देखिए, आप ये कहोगे कि बैताल पचीसी किसकी रचना है, लल्लू लाल की भी कृति बनती है। तो देखिए, ये बैताल जो पचीसी है श्रुति मिश्र ने लिखी, लेकिन आगे चलकर इसका जो खड़ी बोली में जो अनुवाद है, खड़ी बोली में अनुवाद, ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली में अनुवाद, तो वो किसने किया था, लल्लू लाल ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। दूसरे हैं राम प्रसाद निरंजनी, महत्वपूर्ण है ये, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना है, भाषा योग वासिष्ठ। तो और ये रचना किसकी है, राम प्रसाद निरंजनी की। ध्यान रखेंगे, राम प्रसाद, प्रश्न बनता है राम प्रसाद निरंजनी की।
ठीक है। तो जैसा प्रश्न क्या था कि अगहन महात्म्य किसकी रचना है, बैकुंठमणि शुक्ल की। ऐसे इनकी एक और रचना है वैशाख महात्म्य, श्रुति मिश्र की हमने बताई, बैताल 25 इन्होंने लिखी। आगे चलकर खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, लल्लू लाल ने किया। दौलत राम, ये किए रह गए, दौलत राम के विषय में भी जान लेते हैं। जैन पद्म पुराण, जैन पद्म पुराण, खड़ी बोली में इनका अनुवाद किया है इन्होंने। अगर हम बात करें कि मूल रचना ये किसकी है जैन पद्म पुराण की, तो हरिशेणाचार्य की, ये भी याद होना चाहिए, है ना, हरिशेणाचार्य की, ठीक है। तो हरिशेणाचार्य की रचना है जैन पद्म पुराण। तो जिसका खड़ी बोली अनुवाद किसने किया था, दौलत राम ने। राम प्रसाद निरंजनी खड़ी बोली गद्य की इन्होंने प्रथम रचना लिखी जिसका नाम है भाषा योग वासिष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए एक ही प्रश्न में आपको 5-6 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस संबंध में बताया। तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लें कि मेराजुल आशकीन किसकी रचना है। देखिए अब ये हमारा एक तरह से कहें गद्य चल रहा है, तो दक्कनी हिंदी जो है ना, दक्कनी हिंदी है, तो उसके संबंध में हमारे प्रश्न होंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है, मेराजुल आशकीन किसकी रचना है। ऑप्शन बंदा नवाज गैसुदराज की, मुल्ला वजही की, सैयद हुसैन की, कुतुब शाह की। ध्यान से देखेंगे तो ये किसकी रचना है, बंदा नवाज गैसुदराज की। कौन सी, मेराजुल आशकीन, महत्वपूर्ण है, ठीक। अगर हम बात करें मुल्ला वजही की, तो देखिए मुल्ला वजही की एक रचना है, गद्य कृति है इनकी, कौन सी, सबरस। ध्यान रखेंगे, सबरस महत्वपूर्ण कृति है, पूछी जाती है। अगर हम बात करें सैयद हुसैन की, तो देखिए सैयद हुसैन ने क्या है, चार दरवेश, ध्यान देंगे पहले, चार दरवेश जो कैसी कृति है, फारसी, ठीक है। इसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया, या फिर सॉरी यहाँ पर कहेंगे दक्कनी हिंदी में। किसमें, दक्कनी हिंदी में इन्होंने क्या है, इसका अनुवाद किया। अब अगर हम बात करें कुतुब शाह की, तो कुतुब शाह की भी हम रचना देख लेते हैं। कुतुब शाह जैसा कि दक्कनी हिंदी के हम महत्वपूर्ण कवियों के विषय में या जो लेखक हैं उनके विषय में प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कुतुब शाह की देखिए, कुलियाते लिख लेते हैं, कुलियाते कुली कुतुब शाह, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से पहचान लेंगे, इसकी इन्होंने रचना की, ठीक। अब यहाँ पर हमने देखिए क्या क्या समझा। सबसे पहले क्या कि मेराजुल आशकीन किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, ख्वाजा नवाज गैसुदराज की, ठीक है। किसकी है, ख्वाजा नवाज गैसुदराज की। मुल्ला वजही की सबरस है। सैयद हुसैन चार दरवेश एक फारसी कृति थी जिसका इन्होंने दक्कनी हिंदी में अनुवाद किया। कुतुब शाह की क्या रचना है, कुलियाते कुली कुतुब शाह। अब देखिए दक्कनी हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, मेराजुल आशकीन को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें, प्रेम सागर किसकी कृति है। महत्वपूर्ण, आपको जैसा पता ही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली के 4 स्तंभ माने। कौन थे वो, लल्लू लाल, सदा शुक्ला, सदलमी, ईशाउल्लाह खां, ठीक है। तो उन्होंने, अगर हम प्रेम सागर की बात करें तो प्रेम सागर किसकी रचना है, सदा सुख लाल की, सॉरी लल्लू लाल की, ठीक है, लल्लू लाल की। अगर हम बात करें सदा सुख लाल की, तो सदा सुख लाल की कौन सी रचना है, सुख सागर, सुख सागर। सदर मिश्र की कौन सी है, नासिकेतो पाख्यान, नासिकेतो पाख्यान, ठीक है। ईशाउल्लाह खां को प्रसिद्धि किससे मिली, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली की कितनी शैली मानी है। गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली की कितनी शैली मानी है, तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कितनी मानी गिलक्रास्ट ने, 3 मानी है।
तो कौन कौन सी मानी है लिख लेते हैं। सबसे पहली है दरबारी, दरबारी या फारसी शैली, दरबारी या फारसी शैली। दूसरी अगर हम कहती जो इनकी शैली है कौन सी है, हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी शैली, ठीक है। अगर हम तीसरी की बात करें तो हिंदवी शैली, हिंदवी शैली, ठीक। ध्यान देंगे। ऐसे ही गिलक्राइस्ट के संबंध में एक प्रश्न और बनता है कि इनकी एक रचना है कौन सी, दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान, ऑफ हिंदुस्तान। तो ये रचना किसकी है, गिलक्राइस्ट की, ठीक है। इसमें क्या है, खड़ी बोली के संबंध में इन्होंने इस रचना को लिखा है। ध्यान देंगे दूसरी बात कि गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे, तो किसके थे ये, रोमन लिपि के, ध्यान रखेंगे, रोमन लिपि के पक्षपाती थे। अगर हम बात करें कि गिलक्राइस्ट क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए जो गिलक्राइस्ट थे इनके संबंध में 2-3 तथ्य और जान लेते हैं हम। ये फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या है, हिंदुस्तानी भाषा के क्या थे, ये अध्यापक थे। अब हिंदुस्तानी भाषा क्या होती है, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हिंदुस्तानी भाषा के क्या थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। देखिए अभी हाल ही में यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना वर्ष था सही मिलान करने को आया था। तो उसमें 3-4 ऑप्शन दिए थे, जैसे आपका हो गया फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदू कॉलेज। तो इनकी सन पूछी थी कि इनकी स्थापना कब हुई है। तो अगर हम बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है, तो 1800 में, ठीक है, 1800 में। कहीं कहीं देखिए आप 1801 भी देख सकते हो, है ना, लेकिन मोस्टली क्या देखा जाता है 1800 ईस्वी में, ठीक है। तो ध्यान रखें इस चीज़ को। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन सन 1800 में, सन 1827 में, सन 1833 में या सन 1817 में। तो देखिए कलकत्ता स्कूल ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, 1817 में हुई है। वहीं अगर हम बात करें आगरा स्कूल बुक सोसाइटी, स्कूल बुक सोसाइटी, तो इसकी स्थापना कब देखने को मिलती है, सन 1833 में। ध्यान रखेंगे कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई 1817 में और स्कूल बुक सोसाइटी की, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1833 में, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए कथन से है, तो देख लेते हैं कथन। भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीव की तरह इतना नहीं चलाया, अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की, और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र। तो ये कथन किसके संबंध में है, प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में है। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र की जो भाषा शैली है उनके संबंध में ये कथन कहा गया है। तो कथन किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि भारतेंदु युग के, जैसा कि आप सभी को पता है प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के एक प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। यदि आप इनकी रचनाओं को पढ़ते हो तो इन्होंने इस तरीके से रचनाएं लिखी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि ये पाठक से सीधे संवाद कर रहे हैं या अपनी बात सीधे
पाठक के पास पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए रामविलास शर्मा ने इस कथन को कहा कि भारतीय युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीभ की तरह इतना नहीं चलाया, अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की, और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र को ये प्रसिद्धि क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने क्या है, जो आम जन है तो उनके जो बोलचाल की जो शब्द हैं, भाषा के जो शब्द हैं, उसका प्रयोग अति किया है ना। तो इस कारण से क्या है, सामंजस्य देखने को उनकी रचनाओं में मिलता है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानी केतकी की कहानी, इसके राइटर कौन है, मुंशी ईसा उल्लाह खान। ठीक है, इसके कारण ही इन्हें प्रसिद्धि मिली। अगर इसका दूसरा नाम अगर हम देखें तो क्या है, उदयभान चरित। रानी केतकी की जो कहानी है वो उदयभान चरित है। इसमें रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। ठीक है, चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी हिंदुओं की जबान है जो बुत परस्त है, और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है। देखिए, गारसादा तासी को आप जानते होंगे। गारसादा तासी जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ लिखा। ठीक है, लेकिन आप अगर गारसादा तासी के को जानेंगे तो आप एक चीज़ जानेंगे कि गारसादा तासी क्या है, हिंदी को कम आंकते थे, है ना, या फिर जो लोग हिंदी बोलते थे तो उन्हें अलग ही है की नज़र से देखते थे, और दूसरी तरफ क्या था, जो ये उर्दू है तो उन्हें ये श्रेष्ठ मानते थे। अच्छा, अब देखिए, मानते किसी को भी श्रेष्ठ नहीं थे। आप इनके कथन से इस पर समझिए कि उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है। सीधी सीधी बात है, इन्होंने क्या किया, जितने भी आप अंग्रेज शासन अगर आप देखोगे, ब्रिटिश शासन को आप पढ़ते हो तो फूट डालो नीति इन्होंने अपनाई थी। तो कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता है तो उसकी नींव भी किसने डाली थी, अंग्रेजों के द्वारा ही डाली गई थी। तो अंग्रेजी जो अफसर हुआ करते थे या फिर कह लें जो टीचर हुआ करते थे, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज में टीचर थे, ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके एक को ऊंचा दिखा दिया, एक को नीचा दिखा दिया। ठीक है, तो इससे क्या है, जो सामंजस्य पहले देखने को मिलता था दोनों समुदायों में, वो सामंजस्य फिर ख़त्म होता चला गया। और यही इनका एक तरह से कह लें मोटो था कि कैसे ही इन लोगों को तोड़ा जाए। तो इन्होंने जो जिस तरीके, एक तरफ तो तुम किसी समुदाय की प्रशंसा कर रहे हो, अब दूसरे समुदाय में जाते हो तो फिर उसी की बुराई करते हो, है ना। तो ये चीज़ थी, और ये इनके कथन से भी इस पर समझ में आ रहा है कि इन्होंने हिंदी लैंग्वेज को क्या है, बुत परस्त कहा, ये कम आका, और ये कहीं ना कहीं पक्षधर उर्दू भाषा के थे। क्यों थे, क्योंकि इनके संबंध उस संप्रदाय से अच्छे थे, और अच्छे इन द सेंस था कि वो लोग इनकी बातों में आने लगे थे, है ना, तभी तो उन्होंने अच्छा बोला। लेकिन थे तो ये इंग्लिश के ही सब कुछ, पक्षधर, रोमन लिपि के ही पक्षधर थे। लेकिन एक तरह से कहें सांप्रदायिकता का जो बीज था, इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें पकड़ी, एक कैसे इन लोगों को अलग किया जाए, तो वही इन्होंने कथन के माध्यम से फैला दिया। तो ये कथन किसका है, गारसादा तासी का। ठीक है, तो जो लोग इनकी बहकावे में आ जाते थे, इनकी बातों में आ जाते थे, तो फिर वो हर चीज़ को अपने मजहब से जोड़ने लगे, समुदाय से जोड़ने लगे। फिर तो वो जो सांप्रदायिकता थी वो ऐसे ही क्या तूल पकड़ने लगी। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देख लें कि भारत खंडामृत और आव्य हयात पत्र कहाँ से निकलता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत खंडामृत और आव्य हयात पत्र कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है आगरा, काशी, कलकत्ता, प्रयाग। तो अगर हम बात करें भारत खंडामृत, सबसे पहले देखिए भारत जो खंडामृत है, ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता था, आगरा से। कहाँ से, आगरा से। और इनका संपादन उस समय किसने किया था, याद रखेंगे, पंडित बंशीधर ने, पंडित बंशीधर ने। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखें, संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की। महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की है। लल्लू लाल ने, सदाशुक्ल लाल ने, सदल मिश्र ने, नवीन चंद्र राय ने। तो संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की है, लल्लू लाल ने। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कथन से है, तो कथन देख लेते हैं कि विचार के छड़ों में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता रहा, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। तो इसमें किस विद्वान ने गद्य साहित्य को
एक तरह से कह लें सर्वोत्तम ठहराया? तो ऑप्शन है माधवी वर्मा, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो किसने? महादेवी वर्मा ने। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कथन से ही है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व के हर तंत्री की झंकार है, जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। विश्व की सभ्यता के विकास तथा ह्रास के साथ बाड़ी का भी युगपात विकास तथा ह्रास होता है। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र। तो किसने कहा है? सुमित्रानंद पंत। देखिए, यदि आप हिंदी साहित्य को इतिहास को उठाते देखते हो तो आप रचनाएं देखिए, आदिकाल से पहले की रचनाएं देखिए, पद्य अधिक लिखा गया। ठीक है, पद्य की जो बात कही जाए वो उसका इतिहास काफ़ी साल पुराना है। ठीक, लेकिन गद्य का आविर्भाव हम कब से मानते हैं? हालांकि अमीर खुसरो ने कुछ गद्य में उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा, लेकिन उतना वर्चस्व नहीं बना पाए। ठीक है, खड़ी बोली के जन्मदाता वही माने जाते हैं। लेकिन आधुनिक काल से आप देखिए गद्य साहित्य का विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि विश्व की सभ्यता हो, कोई सी भी सभ्यता हो, एक टाइम पीरियड होता है उसका, वो ऊंचे लेवल पर भी जाती है, और एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है कि उसका ह्रास चलता चला जाता है। ठीक, उसी तरीके से पद्य देखिए, पहले पद्य लिखा जाता था। ठीक है, छंद युक्त रचनाएं होती थी, अलंकार युक्त रचनाएं होती थी, विचारधाराएं अलग होती थी। आप आदिकाल की विचारधारा देखिए, भक्ति काल की विचारधारा देखिए, सबका एक टाइम पीरियड था। ठीक है, रीति काल की विचारधारा अलग थी। आधुनिक काल में भारत युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ठीक है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो इनकी सारी की विचारधाराएं अलग थी। सबका एक टाइम पीरियड होता है, फिर जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं वैसे ही वैसे साहित्य भी बदलता है। ठीक, तो ये कथन किसने कहा है? सुमित्रानंद पंत ने कहा है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है ये, और ये प्रश्न भी सरल है। तो ये कथन किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। और किसमें इस कथन को कहा है इन्होंने? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने किसमें कहा है? हरिश्चंद्र मैगजीन में। हरिश्चंद्र मैगजीन में, हरिश्चंद्र मैगजीन। अगर हम बात करें ये हरिश्चंद्र मैगजीन कब प्रकाशित हुई थी? तो कब हुई है ये? 1873 ईस्वी में। ठीक है, टाइम पूछ लिया जाता है तो आपको ये टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, तदीय समाज के संस्थापक भी कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूजीसी नेट में ये रचना पूछी गई है, साथ ही साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में रचना देखने को मिली थी। तो नूहे सिपर किसका ग्रंथ है? तो नूहे सिपर किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो का। ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तो आज की क्लास में क्या है, हमने गद्य साहित्य से शुरुआती जो प्रश्न थे तो 15 प्रश्न किए, जिसमें हमने आपको एक पृष्ठभूमि जो होती है खड़ी बोली की, उस संबंध में जो महत्वपूर्ण लेखक रहे और जो विद्वानों के कथन रहे संबंध में आपको प्रश्न कराए। तो ऐसे ही अगली क्लास में क्या है, गद्य साहित्य से ही क्या है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बने रहें अपने चैनल के साथ। यदि आपको देखिए कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई टॉपिक हमसे छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। ठीक है, यदि आपको इन क्लासेस से या फिर इस सीरीज़ से कोई फ़ायदा हुआ है तो उसके संबंध में भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।